हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो सीआरपीसी की है पूछ रही, राजस्थान जुडिशरी 1991 में पूछी गई थी। पूछ रही, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। यदि अभियुक्त और अभियोजन का साक्ष्य सुनने के पश्चात, क्या कह रहा है, अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस दंड से कठोर दंड जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि यदि अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस दंड से कठोर दंड जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा जो 325 है उससे संबंधित है। सीआरपीसी की जो धारा 325 है उससे संबंधित है। 325 एक उपधारा 1 के अनुसार जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से कठोर दंड जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है दिया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न दंड दिया जाना चाहिए या उस दंड से अधिक कठोर दंड देना चाहिए जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है दिया जाना चाहिए, तब वह अपनी राय को अभिलिखित कर सकता है और कार्रवाई अभियुक्त को सीजीएम को मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसके बाद जो कि उसके अधीन है भेज सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त को जो दोषी है और वह उस दंड से भिन्न दंड या दंड से अधिक कठोर दंड जो कि मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है दिया जाना चाहिए, तो वह क्या करेगा, अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, अपनी राय को लेखबद्ध करेगा और कार्यवाही को सीजीएम के पास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जिसके कि वह अधीनस्थ है भेज सकेगा। क्या कहता है कि वो अपनी राय लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध करने के पश्चात अभियुक्त को क्या करेगा, कार्यवाही तथा अभियुक्त दोनों को सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जिसके वह अधीनस्थ है भेज सकता है। कि किन अपराधों का कौन मजिस्ट्रेट विचारण करेगा यह संहिता की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। कौन से अपराध का कौन मजिस्ट्रेट विचारण करेगा यह संहिता की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पिछली वीडियो मेरे चैनल पेज पर जाकर वहां पे देख सकते हैं कि कौन मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, न्यायालय क्या कर सकता है, ये सब मैंने वहां पे डिटेल में बताया। यहाँ क्या कहता है कि कौन मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है और कौन से अपराध का विचारण कर सकता है, यह सब प्रथम अनुसूची में बताया गया है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट ही विचारण करता है, किंतु उन अपराधों में जो दंड का प्रावधान है वह धारा 29 में मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक तक का है। मतलब कह रहा है कि जैसे कौन से अपराध हैं, तो 392 में लूट के लिए 10 वर्ष तक का दंड का प्रावधान है, जबकि वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मतलब कह रहा है कि जब लूट के लिए देखते हैं 392 में लूट का जो दंड है वह कह रहा है 10 वर्ष तक का है, जबकि विचारण कौन करता है, प्रथम वर्ग करता है और प्रथम वर्ग करता है तो उतना तो दंड ही नहीं दे सकता है। जब 29 देखेंगे उस तो 3 ही साल का दे सकता है, तो वो उतने दंड के लिए जो है क्या करेगा, सीजीएम के पास भेज देगा उसको। यदि 29 में मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्ति मात्र 3 वर्ष की है, यदि प्रथम वर्ग 392 में लूट का विचारण करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे 5 से 6 वर्ष का दंड दिया जाना चाहिए, वह तो 325 के तहत प्रावधानों के अनुसार वह उसके क्या करेगा, सीजीएम के पास अंतरित कर देगा। मतलब कह रहा है कि उदाहरण से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा कि जब एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लूट का विचारण करता है और 392 में
10 वर्ष का तक का प्रावधान है। और मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, केवल प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का ही दंड दे सकता है। और विचारक के पश्चात वह निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ऐसे व्यक्ति को 5 से 6 वर्ष तक का दंड दिया जाना चाहिए, 5 या 6 वर्ष का दंड देना चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए सीजीएम के पास अंतरित कर देगा। प्रस्तुत समस्या में मजिस्ट्रेट अभियुक्त और अभियोजन को सुनने के पश्चात और अभियुक्त दोषी है और उसे दंड से कठोर दंड दिया जाना चाहिए जितना वह देने के लिए सक्षम है, तो वह क्या करेगा, प्रस्तुत मामले को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 325 उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार अपनी राय को अभिलिखित करते हुए कार्रवाई और अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम को, जिसके कि वह अधीनस्थ है, भेज देगा। क्या कह रहा है कि अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और वह उतने से अधिक कठोर दंड का भागी है जितना वह देने के लिए सशक्त है। तो कह रहा है कि वह क्या करेगा, 325 की उपधारा 1 के अनुसार अपने कारणों को लेखबद्ध करते हुए कार्रवाई और अभियुक्त को सीजीएम के पास, जिसके कि वह अधीनस्थ है, उसको भेज देगा। मामले में सीजीएम के पास भेजने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की पुनः परीक्षा कर सकता है और मामले में जो ठीक समझे विधि अनुसार दंडादेश या आदेश दे सकता है। अब क्या है कि अगर सीजीएम के पास मामला जाता है तो सीजीएम क्या कर सकता है, तो सीजीएम अगर आवश्यक समझता है तो पुनः परीक्षण कर सकता है, और नहीं तो वह क्या करेगा, मामले में जितना उचित समझता है उतना विधि के अनुसार दंडादेश या आदेश दे सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी चैनल प्रॉब्लम को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, मंगल कामना, क्योंकि अभी 2023 आज समाप्त हो जाएगा, कल 2024 आएगा, आपके जीवन में सारी खुशियां मिले। और मेरी यही कामना है कि आप जिस भी उद्देश्य से जो डीसीडी की तैयारी कर रहे हैं एपीओ जज के लिए, आपकी मनोकामना पूरी हो। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।